हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे, चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो। यहाँ तक कि आजकल तो एसएससी मेंस में भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी कहें तो लेंदी भी आते हैं और उनके लिए थोड़ा सा आपको डेप्थ में नॉलेज भी होनी चाहिए। सो आई होप दैट ये जो सेशन है आपकी मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे और आपके जो है एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने कुछ काफ़ी शॉर्ट में एक तरह से कहें तो कीवर्ड्स के टाइप में मैंने लिखती हैं। जैसे अगर बात करें, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक जाते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35, और कौन से पार्ट में आते हैं, ये आपके पार्ट नंबर 3 में आते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई हमने लिए कहाँ से हैं, जैसे यूएसए, और वहाँ पर यूएसए में इसका नाम क्या है। जैसे हमारे यहाँ तो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वहाँ पे क्या है, बिल ऑफ राइट्स। और इसके अलावा अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, ये कहता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो दिए गए हैं उनका कारण क्या है, मतलब क्यों दिए गए हैं। अब इस यही इन्होंने कहा कि वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ताकि एक किसी इंडिविजुअल बेसिस पे या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का जो है विकास हो सके, कैसे मटेरियल तौर पे भी हो, मॉरल भी हो, और स्पिरिचुअलिटी पे भी हो, या फिर पॉलिटिकली कहें, सोशली कहें, सामाजिक तौर पे भी उसका विकास हो, आध्यात्मिक तौर पे भी विकास हो। तो इस वजह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर कहते हैं इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मीन द सेंस होता है कि भाई जो कानून बनाए गए हैं वो सभी पर लागू होते हैं और सभी को उसको मानने होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो एक तरह हमारा क्या है, मैग्ना कार्टा है ऑफ इंडिया का। और ये कब दिया गया था, अगर ये वर्ड जो आया, ये आया था 1858 में। 1858 में जब आपने देखा हुआ कि जब कंपनी रूल था, क्वीन, उस समय जो क्वीन थी, क्वीन प्रोक्लेमेशन जब हुआ था, तो उन्होंने जो है, क्या नाम है, 1858 में जो कंपनी रूल था उसको एंड कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था, और मैग्ना कार्टा जो था उसको लागू कर दिया गया था, क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 में। ये था। अब जस्टिफाइबल होते हैं नेचर में। जस्टिफाइबल का मतलब होता है कि अगर आपके जो अधिकारों का वायलेशन होता है, आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं उनको रिवाइव करवाने के लिए, उनको लागू करवाने के लिए। ठीक है। ये होता है जस्टिफाइबल। और आपको एक छोटा सा बता देता हूँ इसमें, जो आपका डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी, पीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, वो नॉन जस्टिफाइबल नेचर में होती हैं। ठीक है, नॉन जस्टिफाइबल नेचर में होती हैं। अगर इनका भी वायलेशन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी लागू कर दी जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो इनको लागू नहीं करता, क्योंकि नॉन जस्टिफाइबल नेचर में होती हैं। और जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो है जस्टिफाइबल नेचर में होता है। ठीक है। और सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि भी आपको अधिकार दे दिया तो आप कुछ भी करें। अब उन पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती हैं। अगर कहीं भी सरकार को ये लगता है कि भाई अगर दंगा फसाद हो रहा है कहीं पे, वो कुछ समय के लिए क्या करते हैं, वो जो मूवमेंट्स होती है, अब जैसे आपकी जो मूवमेंट्स है वो भी तो एक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। ठीक है। इस वजह से, या फिर वो कहीं हेल्थ से रिलेटेड हो, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है सरकार लगा सकती है, स्टेट लगा सकती है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि भाई अब ऑब्वियसली बात है, स्टेट्स के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिमिटेशन लगाता है स्टेट्स के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं जो स्टेट्स है, जो गवर्नमेंट है, वो अत्याचार करे। और ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री के अंदर, जो ब्रिटिशर थे वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार अत्याचार करते थे, काफ़ी ज़्यादा। और उनके ऊपर कोई लिमिटेशन भी नहीं थी। यहाँ लिमिटेशन कैसे रहेगी, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन भी है। इस वजह से जो है एग्जीक्यूटिव हो, सो और या अर्बिट, या ऐसा ना हो कोई ऐसा मनगढ़ंत कानून बना दिया जाए जिससे जो है आपके अधिकारों का हनन हो जाए या वायलेशन हो जाए। तो इस वजह से ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे काफ़ी ज़्यादा। इनको रिमेंबर करना है, इनको याद करना है। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि भाई जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं वो 12 से 35 तक हैं। अब आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, अब जो 12 है वो है आपका रिलेटेड है स्टेट से। ये है स्टेट्स। अब यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। स्टेट क्या, चाहे मतलब गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कोई भी इसमें है,
कानून बनाता है और उन कानूनों से अगर जो है क्या नाम है वायलेशन होता है आपका, वायलेशन होता है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, सो उसको स्टेट में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। सो यहाँ तक कि प्राइवेट, यहाँ तक कि जो प्राइवेट पर्सन होते हैं या कोई भी, यहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूट लगा लो या एंटिटी लगा लो, उसको भी जो है स्टेट इंक्लूड किया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। ठीक है। सो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 13। अब आर्टिकल नंबर 13 कहता है लॉ, मतलब वो कानून जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, अगेंस्ट है या फिर वायलेशन करता है कोई भी, सो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और ये जो ये जो कंसेप्ट है ये निकला था आपका 1973 में, जो कि आपका केशवानंदा भारती केस जो हुआ था, केशवानंदा भारती केस जो हुआ था उसमें। अब इसने कहा था कि भाई अगर, अब इसने ये कहा था यहाँ तक कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया जाता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या होता है कि वायलेशन होता है, वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो भी उसको जो है नल एंड वोइड कर दिया जाएगा। ठीक है। सो इसमें एक कंसेप्ट और भी आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर यहाँ तक कि ये भी कहा गया था, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसको भी कहीं पे आहत होता है या फिर उनका भी कोई वायलेशन होता है, तो उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। सो ये था आपका इसमें ला, यहाँ पे कानून को ही डिफाइन किया गया है कि कौन सा कानून। इससे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 12 क्या था, आर्टिकल 13 क्या था। सो अब हम आते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो जैसे आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, कल्चर, एजुकेशनल एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उस समय पे हमारे पास 7 राइट्स थे। सो वो 7वां कौन सा हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी का। सो और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको हटाया गया था, और कौन से आर्टिकल में इसमें जोड़ा गया था, 300 ए में। सो ये छोटा सा पॉइंट सही है, आपको याद रखना है। सो अब हम करते हैं राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है। सो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो ये जो सेंटेंस है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। और ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये है यूएसए का कंसेप्ट है। सो ये तो सेंटेंस से पता लग रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं होगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सभी को समान ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटमेंट की जाएगी कानून से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। फिर आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। किसी के खिलाफ भी कोई भी मतभेद या भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो रेस के आधार पर हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे सेक्स या कहीं भी जन्मा हो। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, जैसे SC/ST एक्ट जो है, कई बार SC/ST एक्ट है जो सरकार लेके आई थी, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन जो डिप्रेस क्लासेस के खिलाफ होता है उसको बंद किया जाए। और फिर आर्टिकल 16 कहता है कि इंश्योर की जाए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो ये भी कहता है कि भाई सभी को समान मुहैया करवाए जाएं, अवसर मुहैया करवाए जाएं या बनाए जाएं, ताकि जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान अवसर मिले। जैसे कई बार आपने देखा OBC को 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 103 2019 में, सो ताकि इंश्योर की जा सके। SC/ST को भी दिया गया रिजर्वेशन। सो ये चीज़ें हैं। फिर आता है आर्टिकल नंबर 17, अबॉलिश दैट अनटचेबिलिटी, जो भी छुआछूत होती है उसको अबॉलिश किया जाए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अनटचेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन ही नहीं है। सो ये चीज़ें हैं। फिर आप पता होगा भाई SC/ST एक्ट भी लेके आए थे ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके, अनटचेबिलिटी है या फिर जो भी ये जो ईविल प्रैक्टिसेस की जाती हैं। फिर आता है आर्टिकल नंबर 18, अबॉलिश द टाइटल्स,
जो भी टाइटल्स दिए जाते हैं जैसे सर, सर हो गया, राय बहादुर या महाराजा इस टाइप के, क्योंकि आपने देखा होगा जब प्रिंसली स्टेट थे तो उस समय पे जो नवाब थे वो जैसे अपने नाम के आगे कुछ लगाते थे, महाराजा या फिर कुछ इस तरह से। सो उसको जो है हटाया जाए ताकि अबोलिश, उनको टाइटल्स में इंक्लूड किया गया है, ताकि जो इक्वेलिटी है वो बनाई जा सके समाज के अंदर। सो इस बात का भी इंश्योर किया गया है इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर। और एक और छोटा-सा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि जैसे कि अगर भारत रत्न है, अगर भारत रत्न दिया जाता है या फिर पद्मश्री दिया जाता है, तो उनको टाइटल्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वो टाइटल्स में इंक्लूड नहीं होंगे। सो ये भी आपको ध्यान रखना है इस बात का। सो अब हम करते हैं राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक है। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सो मतलब कि आप अपने ये अधिकार जो है आपको आज़ादी देता है कि आप अपने जो विचार हैं वो रख पाएँ, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। यहाँ तक कि इसमें अगर मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है मान लो अगर आपको भाषण देना है या फिर आपको कहीं डिबेट करनी है, तो इस तरह से जो है आपको ये जो आर्टिकल है ये अधिकार देता है। और इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो आप कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी, यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट कुछ करती है और उनकी नीतियों के खिलाफ भी अगर आप कुछ बोलते हो, सो ये भी आपको अधिकार जो है यही आर्टिकल देता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन सा। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टू असेंबल पीसफुली, कि आप जो है पीसफुली असेंबल मतलब गैदर होना, इकट्ठे होना, लेकिन विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के। सो ये भी आपको जो है आर्टिकल जो है अधिकार देता है। सो लेकिन इसमें एक चीज़ है, लेकिन इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आपकी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब इन द सेंस जैसे हेल्थ से रिलेटेड या कहीं नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो, जैसे सेक्शन जो 144 लगाई जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। फिर आता है टू फॉर्म एसोसिएशन बना सकते हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है या फिर यूनियंस है। सो वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। मूव आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरीज, इंडिया टेरिटरीज के अंदर, और ताकि एक सेंस ऑफ यूनिटी भी रहे, सेंस ऑफ यूनिटी भी रहे। सो इसका भी ध्यान रखा गया है। सो आप कहीं भी रहें और किसी भी पार्ट में। और नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी अगर मैं बात कहूँ जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, चाहे ट्रेड करना हो चाहे बिजनेस करना हो, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जो है अवसर प्रदान करे ताकि वो जो है कहीं भी जाए ताकि वो प्रोफेशन कर पाए अपना। सो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति को मान लो कन्विक्ट कर दिया गया है, सो वो अपने बचाव में क्या कर सकता है या क्या उसके पास अधिकार है। सो अगर मान लो उसको अर्बिट्रेरी मतलब मन माने ढंग से अगर किसी को जो है फंसा दिया गया है, तो उस केस में भी उसके पास क्या अधिकार है। या फिर एक्सेसिव पनिशमेंट दी गई हो, सो उसके पास क्या अधिकार है उससे रिलेटेड। सो ये कुछ हैं, जैसे नो वन कैन बी पनिश्ड, किसी भी व्यक्ति को जो है पनिश नहीं किया जा सकता उस एक्ट के लिए जो उसने क्राइम, मतलब इन द सेंस कि अगर मान लो अगर उसने कोई क्राइम आज किया है और वो कानून में नहीं था, मतलब वो कानून की दृष्टि में तो कानून की दृष्टि में वो जो है अपराध नहीं है, तो उसके लिए उसको जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर आता है नो वन कैन बी ट्राइड और पनिश्ड फॉर मोर देन वंस, अगर किसी व्यक्ति ने अगर एक मान लो अगर ऑफेंस किया है और उसी ऑफेंस को, सेम ऑफेंस को जो है सेम एक्ट के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता, एक ही मतलब एक ही ऑफेंस के लिए। सो ये है नो वन कैन बी ट्राइड और पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम क्राइम। फिर आता है नो वन कैन बी पनिश्ड मोर देन द लॉ अलाउड एट द टाइम ऑफ द क्राइम, मतलब कि अगर मान लो जिस समय पे जिस व्यक्ति ने जो क्राइम किया था, जो एक्ट किया था, और उस समय पे जो कानून में जो पनिश थी या जो धाराएं थी या फिर जो मान लो फॉर एग्जांपल लें मान लो अगर ये है, मान लो जिस समय उन्होंने क्राइम किया उस समय पे उस क्राइम के लिए 5 साल थी, और अब ऐसा नहीं है कि भाई अब इस क्राइम के लिए उसको 10 साल की सजा दे दी जाए, तो इस चीज़ के लिए इसमें मनाही है। सो अब इसके अलावा नो वन कैन बी फोर्स, और किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपनी ही गवाही दे अपने ही खिलाफ। सो ये है आपका आर्टिकल नंबर 20।
अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 21 जो कि राइट टू लाइफ से रिलेटेड है आपका। पहला पॉइंट तो यही है कि राइट टू लाइफ। सो राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ इसमें लिख लेंगे, राइट टू लाइफ का ही। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो 21A राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन 16 टू 14। आपको थोड़ा सा और इसमें पॉइंट बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल था ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसमें डीपीएसपी भी ऐड है, इसको डीपीएसपी में भी ऐड किया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ऐड किया गया था, जैसे आर्टिकल नंबर 45। और इसमें तो आपको पता ही है 51A। ये है आपका, इसमें ध्यान रखना है इसको। और यहाँ तक कि एक छोटा सा और है, ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का 1992 के अंदर कि जो एजुकेशन को राइट माना जाए, राइट टू एजुकेशन की बच्चों का अधिकार है या फिर शिक्षा का अधिकार है कि जो स्टेट है वो मुहैया करवाए। फिर आते हैं हम राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। फिर अनुच्छेद नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 कहता है प्रोहिबिट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बैगर एंड अदर फोर्स लेबर। एक तो मानव तस्करी जो है उसको बैन किया जाए, ठीक। और जो भीख मांगते हैं या जिनको मजबूर किया जाता है उसको भी बैन किया जाए। और या यहाँ तक कि किसी को फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है फोर्स लेबर को, उसको भी बैन किया जाए और कानून बना दिया जाए ताकि ये जो है एक्टिविटीज़ जो हैं ये बंद कर दी जाएं। और इसके अलावा कुछ कानून ऐसे बनाएं ताकि वो पनिशेबल हों अगर कोई भी व्यक्ति जो है करता है इन चीज़ों को। और ये स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे और इन जो ये इविल प्रैक्टिसेस हैं इनको बंद किया जाए। और ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 24। ये कहता है प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर एज 16 ईयर ओल्ड इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस एंड अदर हैजार्डस। जो 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है प्रोहिबिट किया जाए। प्रोहिबिट इन द सेंस जो है कि जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे माइंस हैं, वहाँ पर इन बच्चों को एम्प्लॉयड ना किया जाए, या जहाँ पर हैजार्डस हैं। इसी को लेकर एक चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में बनाया गया था सरकार के द्वारा ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। अब हम करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रैक्टिस प्रोपगेट एंड प्रोफेशन ऑफ एनी रिलीजन। आपके पास अधिकार है कि आप अपने हिसाब से अपने जो धर्म है या फिर अपना जो रिलीजन उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं और आप उसको प्रोफेस भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपगेट, यहाँ पर प्रोपगेट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के जो है धर्म को कन्वर्ट, मतलब धर्म आप किसी को बाय फोर्स करें कि वो जो है अपना रिलीजियस छोड़ के या फिर दूसरे का रिलीजियस एक्सेप्ट कर ले। इस चीज़ की इसमें मनाही है आर्टिकल नंबर 25 में। फिर आते हैं हम आर्टिकल नंबर 26। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। अपने हिसाब से जो है ये भी आर्टिकल आपको आज़ादी देता है कि आपके जो भी रिलीजियस अफेयर हैं उसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गोल्डन टेम्पल है सिख कम्युनिटीज़ के लिए है, और हिंदू के लिए जैसे हम टेम्पल्स में जाते हैं, या फिर जैसे मुस्लिम्स के लिए क्या है मस्जिदों में। वो अपने हिसाब से इनको करते हैं। ये आज़ादी देता है 26, जो फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। फिर आता है आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द प्रमोट द एनी रिलीजियस। इससे पता लग रहा है कि भाई अगर देखो, अगर आपको अपना मतलब प्रमोट करना है, अपना धर्म प्रमोट करना है, ऑब्वियसली बात है स्टेट जो है उस पर टैक्स इम्पोज ना करे। मतलब आपको ये अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है कि आपको उसमें से टैक्स ना दिया जाए। आप जब भी अगर आप अपने धर्म को प्रमोट करते हो, फ्रीडम फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस, आज़ादी है चाहे आप कोई किसी भी धर्म के हों, ठीक है। फिर कहता है आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम टू participate in the any religious instruction or worship in some of the एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको ये भी आज़ादी दी जाती है इस फंडामेंटल राइट से कि आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, और वर्शिप कर सकते हैं, भक्ति साधना कर सकते हैं किसी में भी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि
जहाँ पर स्टेट फंडेड है अ, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर जो ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसको बैन है, वो वहाँ पर वो चीज़ें बैन है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट। सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सो इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। सो हिंदी में से अनुच्छेद भी कहते हैं। सो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि भाई वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे। सो ये उसका अधिकार देता है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट को कहते हैं लिपि, और कल्चर जो आपका जो संस्कृत जो उनकी सांस्कृतिक जो भी विरासत होती है उनको बचाने का। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो स्टेट फंडेड है, ठीक है, अगर वो स्टेट फंडेड है तो वहाँ पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए किस आधार पर, ना ही उसको रिलीजियस आधार पर, रेस पे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज का हो। सो ये चीज़ें इसमें है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 30। सो इसमें आता है कि जो ये जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार मिलता है कि जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो भी होती है, जैसे लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषा के आधार पर होती हैं, रिलीजियस मतलब जो धर्म के आधार पर होती है। सो वो अपने हिसाब से जो है उसको, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती हैं वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। सो ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा जो है स्टेट जो है, इसके एक और पॉइंट है इसमें, जो स्टेट फंड मतलब जो गवर्नमेंट है, जो मतलब ओबियसली बात है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये गवर्नमेंट फंडेड भी होते हैं। सो गवर्नमेंट को भी ये भी चेताया जाता है कि जो फंड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें भी कोई कोताही ना बरती जाए, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। सो ये चीज़ें हैं आपकी इसमें। सो अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 32। सो जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इसमें क्या है कि जैसे ही अगर आपके जो मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप जो है या तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर हाई कोर्ट जाते हैं। सो इस केस में अगर जैसे आर्टिकल नंबर 32 जो है उस केस में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट में अगर जाना है तो वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत अब जाया जाता है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्या अब एक पर्सन ये भी उठता है, क्या ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का या फिर एक्सक्लूसिव है? सो नहीं, ये जो है ओरिजिनल तो नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये ओरिजिनल है, लेकिन हाई कोर्ट में दोनों है, ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव। अगर देखो ओरिजिनल होता तो इसका मतलब सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन जो है या फिर एक ही जो है, एक ही के पास पावर होती है उसको एंटरटेन करने की या उसको बहाल करवाने की, लेकिन हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। सो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन होता है और हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव भी होता है। सो इसका मतलब ये है कि जब लीगल राइट जो आपका अगर उसका हनन होता है तो आप, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपको कोई राहत नहीं दे सकती है, तो इसका मतलब हाई कोर्ट देता है। तो इसका मतलब ये भी है कि हाई कोर्ट्स की जो कहें जो दायरा है थोड़ा सा ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में। सो आपको पता होगा जो राइट टू प्रॉपर्टी जो राइट्स था उसको अब आर्टिकल नंबर 300 ए में डाल दिया गया है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको किया गया था ये भी याद रखना है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। सो ये चीज़ था इसमें। और एक चीज़ और बताते हैं इसमें, इसी में ही है ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। ये क्या है अभी बताते हैं इसको। देखो 1973 के अंदर क्या आपको पता होना चाहिए कि केशवानंदा भारती केशवानंदा भारती एक केस था जिसमें ये नाम है, ये केरला के थे। सो इसमें क्या जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कहा था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट कर सकती है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन ये ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो संविधान है उसके उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको कहीं वॉयलेट करता हो। अगर वॉयलेट करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट्स के द्वारा उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, जो भी अगर कोई भी कानून होता है। सो इसमें ये था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कुछ रिट्स जो हैं वो भी ऑर्डर इशू करती है, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, क्यू वारंट और certiorari है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, यहाँ तक कि कंपनसेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा। कोई भी अगर इफेक्ट
कोई भी इंडिविजुअल जिसके जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है या फिर इफेक्टेड इंडिविजुअल है कोई भी। सो ये है आपका इसमें। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस को डिटेल के अंदर। सो अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है और प्रोहिबिशन है। सो हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है, सो इसमें कोर्ट इशू करती है ऑर्डर हैबियस कॉर्पस। तो इसमें चेक किया जाता है, लीगैलिटी चेक की जाती है, कहीं व्यक्ति को क्या नाम है, लीगली तौर पर डिटेन किया गया है, इलीगल तौर पे डिटेन किया गया है। ठीक है। सो इसके अलावा अगर कहीं पॉइंट ये भी है कि अगर कई बार ये भी आता है टू हैव अ बॉडी, ये जो कुछ वर्ड जो दे रखा है, ये वर्ड टू हैव अ बॉडी, सो ये हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड है कि भाई जो व्यक्ति है जिसको डिटेन किया गया है उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। फिर इसके अलावा अगेंस्ट बोथ द पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट। सो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये जो हैबियस कॉर्पस ये दोनों, जैसे या पब्लिक अथॉरिटी कोई भी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, किसी ने भी इलीगल तरीके से डिटेन किया है तो उसके खिलाफ ये ऑर्डर इशू किया जाता है। और इसके खिलाफ जो है ये ऑर्डर जो है इशू नहीं किया जाता है। सो ये अगर अगर डिटेन जो है लॉफुल है, अगर डिटेन जो है वो लॉफुल है तो ये ऑर्डर इशू नहीं किया जाता है। और अगर ये अगर कहें कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर है, अगर वो इलीगल डिटेंशन भी अगर बाहर है, तब भी जो है ये इशू नहीं किया जाता है। सो ये ध्यान रखना। फिर आता है मैंडेमस, मतलब वी कमांड, मतलब हम कहते हैं कि अब ये किया जाता है एक पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ, या ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे अच्छे तरीके से। सो पब्लिक ऑफिशियल्स या पब्लिक बॉडी को या कॉरपोरेशन को भी कह सकती है कोर्ट। सो इसमें ये है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोहिबिशन में, सो अगर हम इसमें देखें, हाँ, इसमें मैंडेमस में एक चीज़ और याद रखना, ये किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। ये तो अगेंस्ट, मतलब कि प्राइवेट। सो पब्लिक, इसमें क्या होता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं करता है तो कोर्ट उसको ऑर्डर के थ्रू या फिर जो है डायरेक्शन देती है कि वो अपनी ड्यूटी को ठीक से करे। सो लेकिन ये प्राइवेट मेंबर्स के खिलाफ नहीं होता है। सो ये भी आपको ध्यान रखने वाली है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी, जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ भी नहीं होता है। गवर्नर, इसमें गवर्नर भी इंक्लूड है, तो गवर्नर के खिलाफ भी नहीं होता। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस जो होते हैं उसके खिलाफ भी नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर आता है प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड, मतलब मनाही करना। सो अब ये क्या होता है, इसमें जो है हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को जो है डायरेक्शन देती है किसके लिए, केस के लिए, कि जो भी केस है उसको बंद किया जाए। ठीक है। और इसके अलावा अब फिर उस केस को जो है हाई कोर्ट देखती है, उस केस को हाई कोर्ट देखती है। जितना भी केस लोअर कोर्ट ने देखा है वहीं तक उसको स्टे कर दिया जाता है, और उसके आगे की जो कार्रवाई है वो हाई कोर्ट देखता है। सो ये किसके अगेंस्ट नहीं की जाती, जुडिशियल और क्वाशी जुडिशियल बॉडीज जो होती हैं आपकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें किसके अगेंस्ट नहीं होता है ये। सो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज होती हैं आपकी, और जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं, प्लस जो आपकी लेजिस्लेचर जो अथॉरिटी, जैसे जो आपकी विधानसभा है या विधान परिषद, सॉरी विधानसभा जो होगी या पार्लियामेंट होगी, सो उसके लिए। और प्राइवेट मेंबर तो है ही इसमें। सो ये चीज़ें इसमें आती हैं। और फिर आता है आपका शोशरारी। शोशरारी में क्या होता है कि टू टू बी सर्टिफाइड, और इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पहले देखा कि भाई हाई कोर्ट और सॉरी हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट। सो जो भी केस चल रहा होता है लोअर कोर्ट में, अब हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है कि जितना केस चला है उसको रोक दिया जाता है, यहाँ तक कि उस केस को वहीं पर उसको ख़त्म भी किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, या सॉरी हायर कोर्ट के द्वारा। और यहाँ तक कि अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो जुरिडिक्शन है वो लोअर कोर्ट की लिमिट से ज़्यादा है, कि मतलब उस लिमिट, मतलब उसकी लिमिट में नहीं है, तब भी हाई कोर्ट जो है ऑर्डर करती है लोअर कोर्ट को। सो ये है ना एक्सेस जुरिडिक्शन ऑफ, या फिर लैक जुरिडिक्शन है, या कहीं एरर है किसी केस में, सो तब भी ये जो है सोशरारी जो है वो इशू किया जाता है। सो ये है इशू अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वाशी जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सो इसमें उसमें उसमें जो हमने पहले पढ़ा था प्रोहिबिशन में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ नहीं था, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ जो है ये इशू किया जाता है। फिर आता है क्यू वारंटो। सो इसमें जो है बाय व्हाट अथॉरिटी, और इसमें जो है ये भी लीगलिटी चेक की जाती है कि भाई जो व्यक्ति पब्लिक ऑफिस में बैठा, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं, या फिर ऐसे ही है।
सो वो इस बात इसमें लीगैलिटी चेक की जाती है। से किसके खिलाफ नहीं होता है, कैन नॉट बी इशू इन द केस ऑफ, ये मिनिस्ट्रियल जो होते हैं उनके खिलाफ नहीं होता, और जो प्राइवेट ऑफिस होते हैं उनके खिलाफ ये इशू नहीं होता है। अब कुछ जो फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के या मौलिक अधिकारों के, जो कि आपको याद रखना है, ये भी आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई सिटीजन्स के लिए और खाली सिटीजन्स के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, या जैसे मैं कहूँ सम अवेलेबल टू ओनली इंडियंस, इंडियंस कहूँ या सिटीजन्स। जैसे आर्टिकल नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर जो मैंने बताया था, प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स। फिर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का है, फिर राइट टू फ्रीडम का है, और कल्चरल एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 है। सो ये जो है सिटीजन्स के लिए हैं आपके, जो भी ठीक है, और इससे जो बच जाए वो नॉन सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट तो नहीं है, अब ऑब्वियसली बात है कि दे दिए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो है इसका दुरुपयोग करें, ठीक है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है वॉर के टाइम, ठीक है। ये चीज़ें इसमें, ये पवित्र भी नहीं है, पवित्र नहीं है या परमानेंट भी नहीं है, ठीक है। वो मैंने कहा ना, सस्पेंड किया जा सकता है या इसको अमेंड भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे मैंने बताया था, जैसे आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। अब उस वो एजुकेशनल राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसको जोड़ा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने पहले ही बताया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय पे एक नारा भी लगा था, एक जैसे कई बार टीवी पे आता था, सर्व शिक्षा अभियान, तो ये जो है योजना चलाई गई थी उस समय पे। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर हम आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दें, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो आपके अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 352 होता है, ठीक है। अच्छा, तीन प्रकार के मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आर्टिकल। अब तीन प्रकार की होती हैं, 352 में जो आता है वो आता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में आता है आपका स्टेट इमरजेंसी, स्टेट कहें या फिर प्रेसिडेंट रूल कहें। फिर आता है आपका 360 में आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक अभी लगी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई थी 1991 में, जहाँ हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो कम रह गया था, तो हमने अपने गोल्ड को रिजर्व, हमने गोल्ड को गिरवी रख दिया था, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर्टिकल 19, ये सस्पेंड हो जाता है ओनली कब, जब वॉर होती है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये जब इंटरनल इमरजेंसी होती है तब ये सस्पेंड नहीं होता, आर्म रिबेलियन। अब देखो, अब इसमें क्या है कि अब इसको भी चेंज किया गया था, अब चेंज किया गया था 1978 में, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपने देखा होगा कि भाई 1976 में तो इमरजेंसी लग गई थी, 2 साल लग रही थी, और उस समय पे क्या था कि इंटरनल डिस्टरबेंस एक वर्ड जो था वो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनल डिस्टरबेंस। अब इसी को चेंज करके जो है आर्म रिबेलियन जो वर्ड है वो डाला गया था, क्योंकि ये काफ़ी वेग है। इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय तो प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो भी इंटरनल डिस्टरबेंस में आ रहे थे, तो इस वजह से आर्म रिबेलियंस इस वर्ड डाला गया था। फिर आता है कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल, अच्छा ओके, ये जो आर्टिकल 39 है ये है आपका मार्शल लॉ से। अगर किसी मार्शल लॉ मतलब कहीं भी अगर मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल लगा हो तो वहाँ पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं या फिर उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। ये कहता है इसमें। अब आर्टिकल 35 कहता है कि अगर मेक लॉ बाय, अगर अब जो पार्लियामेंट है वो जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है लॉ बना सकती है, यही आर्टिकल 35 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 35 टू मेक लॉ फॉर फंडा बाय द पार्लियामेंट, और किसी के द्वारा नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही जो है कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 35 ये कहता है, ठीक है। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके। कुछ क्वेश्चन है जो ये जो मैंने यूपीएससी के लिए कुछ पेपर से निकाले हैं। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए, ठीक है, कुछ 2020 या 21-22 के हैं। आपके ये एसएससी जो मेंस होता है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि यूपीएससी में जो आए ये मेंस में भी आ सकते हैं,
ठीक है, एसएससी के मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब ये ही है क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ, अगर देखो राइट टू प्रॉपर्टी का ही है। सो हमने देखा था कि भाई आर्टिकल नंबर, ये लीगल राइट होता है पहले तो, ठीक है, ये 300 ये मानता है लीगल राइट है, तो ये तो नहीं हो सकता भाई सी भी। सो नाइदर फंडामेंटल, ये भी नहीं हो सकता। लीगल राइट है बिल्कुल है, क्या सिटीजन्स के लिए है या फिर एनी पर्सन के लिए है? तो अब दो में फंस गए। अब क्या करते हैं, रिवाइंड कीजिए, मैंने कहा था 15, 16, 19 और 29, 29 और 30, तो ये ही है हम सिटीजन्स के लिए, बाकी सब जो है नॉन सिटीजन्स के लिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बी। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बाकी आप दो मुझे कमेंट करके बता देना इनके आंसर। अब आर्टिकल नंबर, सॉरी, राइट टू मैरी। अब शादी करने का जो आपका अधिकार दिया है, किससे शादी करनी है किससे नहीं, सो ये किसके अंदर आता है? इसमें तो नहीं आती, राइट टू स्पीच का है। 35, सॉरी 25 जो आर्टिकल नंबर है वो भी नहीं आता, क्योंकि वो तो रिलीजन से रिलेटेड है। ये भी कल्चर, तो अब बच गया। सो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ की आपकी ज़िंदगी है, आप किससे शादी करें, आपको जिए कैसे। सो ये है आपका। सो जो भी बचे हैं वो आप मुझे बता देना। सो आई होप दैट आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।